गुड मॉर्निंग गाइस। सो इंडिया में एक अटैक हुआ है जो पिछले 10 साल में सबसे बड़ा अटैक था। कुछ 26 से 27 लोगों की मृत्यु हुई है इस अटैक में। और जहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, हमारे थोड़े से ईस्टर्न नेबर्स जो हैं हम उनकी तरफ ध्यान थोड़ा कम दे रहे हैं। सो सुपर पावर्स और अपकमिंग सुपर पावर्स ये बहुत कॉमन है कि वो प्रॉक्सी टेररिस्ट अटैक्स को यूज़ करते हैं। and and very rarely does terrorism emerge from emptiness. Terrorism doesn't emerge from vacuum. So अगर मैं इसका हिंदी में अर्थ बताऊं तो टेररिज्म जो है वो कुछ भी में बिना बिना किसी चीज़ के अपने आप उत्पन्न नहीं होता है। कारण क्यों है? क्योंकि टेररिज्म, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप आ नहीं जाती हैं, उनके लिए खर्चा पानी लगता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपकी कंट्री में है एक और आपकी कंट्री उसको सपोर्ट कर रही है, तो ऐसा नहीं कि वो एक साइड में कोने में पड़ा रहेगा अपने आप, नहीं। और ऐसा नहीं कि वो खुद को ही फंड करने लगेगा, नहीं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग की ज़रूरत होती है। सो फॉर एग्जांपल, उनको भी राशन लगता है, उनको भी ट्रेनिंग ग्राउंड लगता है, उनको भी एम्यूनेशन लगता है, और सबसे बड़ी बात, उनके लोगों को भी उनको पैसे देने पड़ते हैं। सो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सिमिलर टू है नॉक, नॉन ऑफिशियल कवर एजेंट। दिस इज समथिंग वी सी इन इंटेलिजेंस। हम इंटेलिजेंस में देखते हैं नॉन ऑफिशियल कवर एजेंट्स होते हैं। सो वो इंटेलिजेंस एजेंट जिनको कोई भी कवर नहीं मिला होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया का डिप्लोमेट कनाडा में है और वो इंटेलिजेंस गैदरिंग मिशन पर है, तो वहाँ पे जाएगा, वो इंटेलिजेंस गैदरिंग करेगा, लोगों को रिक्रूट करने की कोशिश करेगा रॉक के अंदर। सो ये इंटेलिजेंस गैदरिंग मिशंस हो गए। एक्सक्यूज मी। और उस इंसान के पास एक वाइट कलर का पासपोर्ट होगा, तो वो एक डिप्लोमेट होगा, तो उसके पास एक डिप्लोमेटिक कवर होगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर सामने वाली कंट्री उसको पकड़ती है कि भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट क्यों कर रहा है अपनी रॉ की, तो उसके पास एक प्रोटेक्शन होगा कि नहीं, उसको कोई भी टच नहीं कर सकता है और वो वापस आ जाएगा इंडिया में। उसके बाद एक दूसरे टाइप के एजेंट्स होते हैं, नॉन ऑफिशियल कवर एजेंट्स। ये वो एजेंट्स होते हैं जिनके पास से हम लोगों ने सारे टाइप्स तोड़ दिए होते हैं। हम लोग बोलते हैं कि जाओ भाई इंटेलिजेंस गैदरिंग करो, और ये लोग ज़्यादातर ये लोग इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पर हमको एस्पियनाज देखने को मिलता है, जो रियल डील होता है एस्पियनाज। इंडिया हैज़, I don't remember, but I saw few cases where India practiced sexpionage, and yes, so that's non-official cover agents। और ये लोगों को जब पकड़ा जाता है तो इन लोगों को एज अ जासूस देखा जाता है स्पेसिफिकली, जो हम लोग टीवीज़ में और हम लोग सीरियल्स में देखते हुए आ रहे हैं, नेटफ्लिक्स सीरीज़ में देखते हुए आ रहे हैं। तो इन लोगों को प्रॉपर जासूस की तरह देखा जाता है, और इन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है उस कंट्री की ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से। सो फॉर एग्जांपल, वो जो ज्यूरिडिक्शन है वहाँ पर हो सकता है उनको मृत्यु सज़ा दे दी जाए, और इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलेगी कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारा बंदा है, इसको वापस भेज दो। ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि वो नॉन ऑफिशियल कवर एजेंट्स होते हैं। सो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ नॉक की तरह होती है, नॉन ऑफिशियल कवर आर्मी। तो ये वो आर्मी होती है जो पाकिस्तान फंड कर रहा है, बट कभी भी उनसे रियल कनेक्शंस नहीं रखता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर इसके लोग जाकर के कुछ अटैक कर पाते हैं, तो पाकिस्तान के पास प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी होती है कि नहीं नहीं भाई, हमने तो कुछ नहीं किया है, बट ऑब्वियसली हम सबको पता है कि क्या सीन है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, ईस्टर्न नेबर्स क्या हुआ, मेरे हिसाब से, मेरे को कुछ नहीं पता, बट एक हाइपोथेसिस है। जैसे हमको पता है कि चाइना के ऊपर बहुत सारे टैरिफ्स लग चुके हैं, और अब अमेरिकन कंपनीज, अब यूरोपियन कंट्रीज नए मैन्युफैक्चरिंग हब्स ढूंढेंगे, नई मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ को ढूंढेंगे। उसमें से एक नाम बहुत अच्छा आता है, पहला पाकिस्तान का, उसके बाद इंडिया का। इट सीम्स वेरी कॉमन, क्योंकि इंडिया के पास अनएम्प्लॉयमेंट भी है, इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी है, इंडिया के पास इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है नेक्स्ट वर्ल्ड का, and it's not very difficult. That said, now let's go back to our far western friend, America. What Donald Trump actually wants is that Donald Trump एक चीज़ पे लड़े थे कि इकोनॉमिकली एक चीज़ पर लड़े थे कि अमेरिका के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ख़राब है, तो अमेरिका को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अच्छी करनी पड़ेगी।
तो अगर हम कोल्ड वॉर के एरा के टाइम पे जाएं तो अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसको हम कहते हैं ब्रेटन वुड सिस्टम। ब्रेटन वुड सिस्टम में अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी थी। उसके बाद आया न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, जहाँ पर अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ड्रास्टिकली गिर गई। अब ट्रम्प जो है उस चीज़ को देखते हैं और बोलते हैं कि नहीं, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वापस आनी चाहिए, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ब्रेटन वुड सिस्टम वापस एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। ट्रम्प के इकोनॉमिक एडवाइज़र जॉर्ज सोरोस के साथ उन्होंने आई थिंक बैंक ऑफ इंग्लैंड को क्रैश किया था। उन्होंने एक पेपर लिखा जो वॉल स्ट्रीट को बाय स्टॉर्म ले लेता है। इट वॉज अ यूजर गाइड ऑन हाउ टू रीसेट एंड रिफॉर्म इंटरनेशनल इकोनॉमी परहैप्स। तो इस चीज़ को समझ में आया। तो लेकिन अब ट्रम्प जो है एग्जैक्टली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बूस्ट क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि जब आप वॉर फ्रंट पे होते हैं तब आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। आप चाहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा गन्स प्रोड्यूस कर पाएँ, आप चाहते हैं कि आप बुलेट्स प्रोड्यूस कर पाएँ, आप चाहते हैं आप टैंक्स प्रोड्यूस कर पाएँ। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फ़िलहाल के लिए इतनी ख़राब है कि अगर हम चाइना के साथ कॉम्पीट करने जाते हैं सबमरीन्स के मामले में, तो हमको 200 साल लगेंगे चाइना के बराबर सबमरीन्स बनाने में। हमारे पास कुछ 2 से 5 के बीच में सबमरीन्स हैं और चाइना के पास 200 से 300 के बीच में कुछ सबमरीन है। आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर्स। इतना सब कुछ जानने के बाद जब हमको पता चलता है कि हाँ, अब ऐसा नहीं है कि ये आउट ऑफ वैक्यूम हो गया। इंडिया बहुत, मेरे हिसाब से कुछ 1 साल या फिर 6 महीने के गैप में इंडिया चाह रहा था कि वो बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करे। मोदी जी ने अर्ज किया था इंटरनेशनल प्लेयर्स को कि वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट करें। जब ये कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा कि हमारी इकोनॉमिक पावर इतनी अच्छी थी, उसको देख करके लोगों से रहा नहीं गया। वो बहुत ज़्यादा सही है। टेररिस्ट अटैक सिर्फ टेरर फैलाने के लिए नहीं होता। टेररिस्ट अटैक शॉर्ट टर्म जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज क्रिएट करने के लिए होता है। अब क्योंकि पाकिस्तान ने शॉर्ट टर्म जियोपॉलिटिक्स इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी है, जो मैन्युफैक्चरर्स फॉर एग्जांपल टेस्ला, जो एप्पल, सैमसंग, अब ये लोग थोड़ा सा स्केप्टिकल रहेंगे इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए कि हाँ, इंडिया का जियोपॉलिटिक्स लैंडस्केप थोड़ा सा खराब हो चुका है, वो थोड़ा सा अनस्टेबल है, हो सकता है वो वॉर पे चले जाएं। और इस टाइम पे अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि हमको लॉस झेलना पड़ेगा। दिस इज समथिंग इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स डोंट वांट, एंड वी वांट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स। क्योंकि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएगी, हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, हम ज़्यादा ट्रेड कर पाएंगे, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। सिंपल बात। और हमारी इकोनॉमिक गोल्स काफ़ी अच्छे हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद अगर हम ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब क्या हुआ अगर चाइना ने, मैं नहीं जानता कि चाइना ने पाकिस्तान आर्मी के साथ बात किया, चाइना ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात किया, LET के साथ बात किया, या फिर चाइना ने डायरेक्टली जो फ्रंट रेजिस्टेंस फोर्स है उसके साथ बात किया, किसके साथ उन्होंने बात किया मेरे को नहीं पता। लेकिन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दिस वाज अ प्रॉक्सी टेररिस्ट अटैक फ्रॉम चाइना, बिकॉज इट डज अचीव व्हाट इज मोस्ट बेनिफिशियल टू चाइना। क्या इस अटैक ने पाकिस्तान आर्मी को कहीं से भी सपोर्ट किया? इंडिया की सॉफ्ट पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक है, इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती है पाकिस्तान के ऊपर, हमने उनका पानी बंद कर दिया है, उनको पानी पीने के लिए नहीं होगा, हम नेवल ब्लॉकेज कर देंगे, 9 दिन में उनका पेट्रोल खत्म हो जाएगा, वो लड़ ही नहीं पाएंगे। अगर आपका पूरा ऑयल, जो आपका क्या कहते हैं ऑयल रिजर्व 9 दिन का है, 9 दिन में आपके पास सारा तेल खत्म हो जाएगा, आप कौन सी और लड़ लोगे? अब ऐसा है, अब बात यह है कि इंडियन मिलिट्री एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ऐसा है कि पाकिस्तान को कुछ नहीं पता है, हमको सब कुछ पता है। पता है चेस में हारने का सबसे आसान तरीका क्या है? ये समझ लो कि सामने वाले को चेस खेलना ही नहीं आता है। अगर ये मान लो सबसे बहुत जल्दी हारोगे आप, सबसे आसान तरीका यही है चेस में हारने का। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग 1 डायमेंशनली, थिंक 2 डायमेंशनली, मैटर ऑफ फैक्ट थिंक 3 डायमेंशनली। अगर हम 2 डायमेंशनल से सोचते हैं तो पाकिस्तान ने अटैक किया ताकि हमारे यहाँ पे रायट्स हो, ताकि हमारे पास इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चाहती थी। पाकिस्तान क्या चाहता था? पाकिस्तान चाहता था कि इंडिया को प्रवोक करे किसी तरीके से। इंडिया को प्रवोक किया, ऑफकोर्स इंडिया को प्रवोक किया और कुछ क्रिएट हुआ जो पाकिस्तान को किसी भी तरीके से बेनिफिट नहीं करता है।
That seems to be a thing, right? Now, second thing. Now let's think about the second thing. थर्ड डायमेंशन, पाकिस्तान के वो कौन से एलाइज हैं, मैटर ऑफ फैक्ट कौन से इंटरनेशनल की प्लेयर्स हैं जो इंडिया के साथ ऑड्स में हैं और जिनको ये सिचुएशन बेनिफिट करती है. नाम एक साफ सामने आता है, चाइना. एंड पॉइंट इज कि चाइना जो है न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, इसको ख़त्म होने के लिए तैयार नहीं है. चाइना ब्रिटेन वर्क सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए तैयार नहीं है, पर इंडिया, क्योंकि हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड नहीं है, हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, हम फ्लेक्सिबल हो सकते हैं. चाइना का इन्फ्लुएंस, सॉफ्ट पावर यूरोप में कम है, इसलिए वो ब्रिटेन वर्क सिस्टम में उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा. इंडिया का सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस, मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया का अलायंस इन्फ्लुएंस यूरोप में बहुत ज़्यादा अच्छा है. हमने फ्रांस के साथ देखा है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने नेवल डेवलपमेंट में डील्स की हैं. किस तरीके से फ्रांस की न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर इन्फ्लुएंस है सॉर्ट ऑफ. इंडिया इज़ वेल रिगार्डेड इन यूक्रेन, इंडिया इज़ वेल रिगार्डेड इन यूरोप. सो दिस गिव्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू ग्रो इन ब्रिटेन वर्क्स, समथिंग सिमिलर टू ब्रिटेन वर्क सिस्टम. अब इतना सब कुछ अगर हम लोग समझ रहे हैं, कि हाँ, अगर हम वॉर पे जाते हैं तो चाइना जीतेगा, अगर हम वॉर पे नहीं जाते हैं तो हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं और हमारे लोग बहुत ज़्यादा उदास होंगे. तो अब इसमें क्या समझने की बात है, मैं नहीं कहता कि रिटेलिएट मत करो. मैटर ऑफ फैक्ट, आई विल पुल अप अ स्मॉल verse which I have been thinking for a long time. This is something I saw in this is something from Shakespeare. If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? If you wrong us, shall we not revenge? Take revenge we will. So I'm not saying we shouldn't take revenge, because revenge in some sense is important. देयर इज़ फिलोसफी कि हाँ, रिवेंज क्यों नहीं लेना चाहिए. मैं उस फिलोसफी में जाऊँगा क्योंकि इंडिया रेडी नहीं है उस फिलोसफी को सुनने के लिए. बट आई थिंक देयर शुड बी अ सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री रिटेलिएशन इंस्टेड ऑफ बारबैरिक वॉर. सो वॉर किसी भी कंट्री को बेनिफिट नहीं करेगी. इंडिया की इकोनॉमी क्रैश करेगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश करेगी. लेकिन अब आर्ग्यूमेंट ये है कि ठीक है, एक बार इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी, उसके बाद से कभी अटैक नहीं होंगे. इट्स वेरी क्लियर टू मी, अगर हम, ऐसा नहीं है, अगर पाकिस्तान को का जितना लैंड मास है उसको बलूचिस्तान में डिवाइड कर दे, पीओ के इंडिया में वापस आ जाए और पाकिस्तान जो है वो ख़त्म हो जाए, वो नो मैंस लैंड डिक्लेयर हो जाए, अनटिल अनलेस ये पॉसिबिलिटी हम अचीव कर रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि ये आखिरी टेररिस्ट अटैक होगा. देयर इज़ अ रीज़न कि, आई नो दैट साउंड्स वेरी डिस्कस्टिंग, but that seems to be the truth. Now the thing is, हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स चाहते हैं कि हम लोग बारबैरिक वॉर पर उतर जाए. हम लोग चाहते हैं कि जा करके हम लोग सबका हम सारे दुश्मनों का सर और धड़ अलग कर दें और सर जो है पीओकर पे टांग दें. भाई, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर इंडियन आर्मी इसका आधा भी करती है, ह्यूमन राइट्स कमीशन हमारे इंडिया में इतनी डीप घुसेगी, हमारी इंटरनेशनल लेवल पे इतनी कड़ी निंदा होगी कि वो हमारे लिए किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है. हमारे पास जो इकोनॉमिकल एडवांटेज है वो है अलायंस का, हमको उसको मेंटेन करके चलना है. हमको बारबैरिक नहीं दिखना है, हमको सोफिस्टिकेटेड रहना है, क्योंकि इंडिया की इमेज वैसे ही बहुत ज़्यादा बारबैरिक है कि हाँ भाई, इंडिया में क्या कहते हैं, इंडिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है, इंडिया में रिलीजियस पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है. मैं अभी वेस्टर्न व्यू बता रहा हूँ इंडिया का. इंडिया में पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया में सैनिटेशन प्रॉब्लम है, इंडिया की मीडिया बहुत ज़्यादा ख़राब है. ये आइडिया है वेस्ट का. अगर हम इसमें बारबैरिक वॉर पे उतरते हैं, हमारी सोफिस्टिकेशन जितनी भी है उतने हम लोग ख़त्म कर देंगे. एंड जियोपॉलिटिकल नेगोशिएशंस में सोफिस्टिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैटर ऑफ फैक्ट, कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड दिखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारे एक्सटेंड तक जाते हैं. सो आई थिंक देयर शुड बी मिलिट्री एक्शन, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री रिएक्शन, विच विल बी अ डिस्गाइज एज अ मिनी वॉर. सो आई एम नॉट सेइंग वी शुड गो टू वॉर. वॉर में नहीं जाना चाहिए, पर हम लोग एक छोटा सा नहीं, हम लोग काफ़ी बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन कर सकते हैं. सॉरी, हम लोग मिनी वॉर पे या फिर माइक्रो वॉर पे जा सकते हैं
और हम उसको डिस्गाइज कर सकते हैं कि नहीं ये बहुत सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री ऑपरेशन है, ये वॉर नहीं है. दैट सेड, I think the right wing of India wants war. The left wing doesn't even want to think this was a religious attack. But somewhere in the center we have to understand कि हाँ हिंदूज पर अटैक हुआ, हाँ मुस्लिम्स ने अटैक किया, पर उसमें कश्मीरियों का कोई दोष नहीं था, उसमें इंडिया में रह रहे मुस्लिम्स का कोई दोष नहीं था. हाँ मैं मानता हूँ पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इंडिया के मुस्लिम्स कुछ सोचते हैं, इंडिया के हिंदू कुछ सोचते हैं, है पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, हो सकता है हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारा एनिमी एक है. आपको क्या लगता है पाकिस्तानी जब कितने लोगों ने कितने कश्मीरियों ने अपनी जान गंवाई है, कितने हिंदूज़ ने जान गंवाई है कश्मीर में और कितने मुस्लिम्स ने जान गंवाई है? आई थिंक आंकड़े अगर मैं बताऊं 2010 से, तो कुछ 2000 से 3000 हिंदूज़ ने जान गंवाई है कश्मीर में टेररिस्ट के थ्रू, और कुछ 10,000 से 12,000 मुस्लिम्स ने जान गंवाई है टेररिस्ट के थ्रू. अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हाँ हम लोग को एक दूसरे के साथ भाई भाई के साथ रहना चाहिए, जो कि रहना चाहिए, हम लोग को एक दूसरे के साथ भाई भाई की तरह रहना चाहिए, बट इंडिया का पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है वो इवन रिकमेंड करने के लिए. पर अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ अगर पाकिस्तानी आर्मी इंडिया में अंदर तक घुस जाएगी, शिमला तक घुस जाएगी, तो मुस्लिम्स को छोड़ देगी, अगर आपको ये लगता है कि ऐसा होगा, नहीं होगा. आई थिंक दे विल किल एवरीवन विल डाई. हर कोई मरेगा, आप मरेंगे, मैं मरूंगा, आपके बच्चे मरेंगे, आपकी बीवियां मरेंगी, आपका पड़ोसी मुस्लिम भाई, डेयर नॉट आई से दैट, वो भी मरेगा, और उसके भी सब कोई मरेगा. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हाँ हम लोग 4 लोग अलग अलग लोग हैं, आई थिंक वी शुड come together and support our government. Now what government is doing? Personally, I don't think कि government कुछ भी नहीं कर रही है. I think the reaction from Amit Shah was very important. You have to understand few facts. कुछ लोग ये कह रहे थे कि अमित शाह जो थे जब वो श्रद्धांजलि देने गए तो रेड कारपेट पे क्यों गए. आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि चीज़ें कि चेन ऑफ कमांड क्या होता है. जब अमित शाह वहाँ पर थे तो अमित शाह की जिम्मेदारी नहीं थी कि सजावट देखना, कि हाँ भाई देखेंगे थोड़ा सा सजावट कैसा है, वो उनका काम नहीं था. मैटर ऑफ फैक्ट आई थिंक वो वहाँ के CEO का, कमांडिंग ऑफिसर जिस यूनिट के अंदर वो थे, उनका काम होगा, उन्होंने ये सारी डेकोरेशंस किए थे. चेन ऑफ कमांड इंडिया को लिटरली समझना पड़ेगा. कुछ लोग ये रिकमेंड कर रहे हैं कि हाँ अमित शाह ने कुछ काम नहीं किया, कुछ लोग रिकमेंड कर रहे थे कि भाई ऑडियो क्यों काट दी जब अमित शाह इंटरैक्ट कर रहे थे लोगों से. मेरे हिसाब से ऑडियो इसलिए काट दी क्योंकि बहुत संवेदनशील मामला था, बहुत सेंसिटिव मामला था, और इंटेलिजेंस लीक कहीं से भी ना हो जाए इसको इंश्योर करने के लिए उसको साइलेंस को काट दिया गया था. अब लोग बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मोदी ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब प्रोपेगेंडा है, और ये लोग इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, ये लोग कुछ नहीं जानते हैं. सबसे बेकार चीज़ अज्यूम करना ये होगा कि हमारे टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स, सबसे बेकार अज्यूम करना कि हमारे टॉप इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स, हमारे टॉप पॉलिटिकल एडवाइज़र्स, हमारे टॉप पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे एक्सट्रीमली एफिशिएंट डिप्लोमेट्स जो कतर से 9 नेवल आर्म्ड एक्स नेवी मेन को लेकर के आ गए थे, इन लोग को कुछ नहीं पता. सब कुछ आप लोगों को पता है क्योंकि आपने आज तक एक डिप्लोमेटिक बुक नहीं पढ़ी है. दिस इज व्हाट लेफ्ट इज सेइंग. नाउ राइट कह रहा है कि हाँ भाई अटैक कर दो, एकदम से अटैक कर दो, सब कुछ को मार के ख़त्म कर दो, इंडिया पाकिस्तान को ख़त्म कर लो, बलूचिस्तान को अलग कर दो. अगर ये चीज़ इतनी आसान होती है अभी तक हो गई होती, लेकिन ये चीज़ इतनी आसान नहीं है. कहना कि अब लोग कहते हैं कि आप लोग अटैक करो. अब जब कुछ सेंट्रिस्ट पीपल आर्ग्यू करते हैं कि भाई उन लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो ये लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान ने तो नहीं सोचा था कि न्यूक्लियर वेपन इंडिया के पास जब कारगिल युद्ध हुआ. हाँ, क्योंकि उनको पता था कि हम नहीं चलाएंगे, और उस टाइम पे हमारे पास चलाने की पावर नहीं थी. हमारे पास न्यूक्लियर वेपन तो है, लेकिन हमारे पास जियोपॉलिटिकल लेवरेज नहीं है न्यूक्लियर वेपन को चलाने की. सैंक्शंस पहाड़ की तरह गिर पड़ेंगे, जितनी इकोनॉमी बनी है सब रद्द हो जाएगी. और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर हम लोग को चाहिए कि हम अपना एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव कर पाए, अगर हम लोग को चाहिए हमारे हेल्थ सिस्टम इम्प्रूव कर पाए, एजुकेशन सिस्टम में हमारे टीचर्स इनकॉम्पिटेंट है, हमारा एजुकेशन सिस्टम इनकॉम्पिटेंट है. जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, हमारे डॉक्टर्स ओवरवर्कड है, हमारे पास डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, हमारे पास जजेस की शॉर्टेज है, हमारे पास पुलिस फोर्सेज की शॉर्टेज है, हमारे पास आर्मी में लोगों की शॉर्टेज है. इतनी सारी शॉर्टेज होने के बाद भी हम लोग ओवर पॉपुलेटेड, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, हर जगह शॉर्टेज है. अरे भाई साहब,
जो चीज़ बहुत ज़्यादा लोग इन वैल्यू करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, उसमें भी शॉर्टेज है। कितनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स वेकेंट पड़ी हुई हैं, इनको क्यों फिल नहीं किया जा रहा है? क्योंकि हमारे पास उतना सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम लोग इतनी सारी चीज़ों को एक साथ लेकर के चल पाए। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कब आएगा? जब हमारे पास पैसा आएगा। चाइना को देखिए, वो एआई रोबोट्स को मैराथन में दौड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है। This is the reason economy is important. This is the reason India is very focused on economic growth rather than all over growth throughout India. क्योंकि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लिबरेशन अपने आप आएगी, पॉलिटिकल फ्रीडम अपने आप आएगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच अपने आप आएगी। आपको क्या लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ इलीट्स को सपोर्ट करता है? इंटेलेक्ट, आई थिंक, पर्सनली आई थिंक पॉलिटिकल लिटरेसी इंडिया में बहुत बड़ी जब से इकोनॉमिक बूम हुआ है। So I really think it's very important to have this political growth, and going into war will सब कुछ रद्द हो जाएगा। That said, I think I have given a solution. What will be my action plan if I was prime minister? I think if I was prime minister, I would say, NSA, अजीत डोवाल ने एक बार कमेंट किया था, you do one Mumbai and you may lose Balochistan. I think it's time for them to lose Balochistan. I don't think बहुत ज़्यादा हम लोग को फोर्स यूज़ करना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ सॉफ्ट पावर में खेल खेल करके बलूचिस्तान को अलग करवा सकते हैं। एंड वी हैव टू डू इज़ जस्ट सपोर्ट बलूचिस्तान की फोर्सेस को हमको सपोर्ट करना है। समथिंग सिमिलर वी डिड इन मुक्ति वाहिनी एरा, एंड आई थिंक दैट वुड बी इनफ। दैट सेड, थैंक यू गाइज वेरी मच फॉर वॉचिंग, and I will create another analysis when we see a real action. I know there is something in plan. Modi is cooking. वो कुछ पका रहे हैं, और जब वो पकेगा, जब वो परोसा जाएगा पाकिस्तान के सामने, अब देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है। Thank you very much for watching.